उन बुक्स को दिखाते हैं कि वो बुक्स जल रही होती हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है फिजिक्स स्क्रिप्चर, यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक ही बुक है। तो जहाँ पर इन सारी बुक्स को जलाने का मकसद यही था कि इन सभी बुक्स को एक साथ अगर जलाया जाएगा तो इन सभी के जलने के बाद यहाँ पर एक और नई बुक निकलेगी और उस बुक के साथ उन्हें एक टेक्निक मिलेगी, एक टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक होने वाली है। तो मान लीजिए कहता है कि पास्ट में जब इस सेक्टर को बनाया गया था उस वक्त इस स्पेशल टेक्निक की सिक्योरिटी का जिम्मा मुझे दिया गया था ताकि मैं इसको सेफ रख सकूं। आज यहाँ पर इतने सालों के बाद इसे मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। एम्परर मिंगरेन जो कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, उसने पास में एक बहुत ही स्पेशल बॉडी को मास्टर किया था, एक स्पेशल बॉडी जिसका नाम था सोलर इमॉर्टल फिजिक था। उसने स्पेशल फिजिक को मास्टर किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ते हुए। और इसी तरह मैं भी यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक को मास्टर करने वाला हूँ, लेकिन ये वाली फिजिक जो है ये सोलर फिजिक से ज्यादा स्पेशल होने वाली है। और इसी के साथ ही वहाँ पर से काफी सारी लाइट निकलती है। जब वहाँ पर बुक्स के जलने के बाद लाइट निकलती है तो सारी लाइट उसकी बॉडी को आकर कवर कर लेती है और हमारे लीची की बॉडी जो होती है उस लाइट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। लीची कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे कौन सी फिजिक मिलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी फिजिक मिलेगी वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, सोलर टेक्निक से तो ज्यादा स्पेशल होगी। तो हमारा लीची जो होता है जब दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो एक सी के अंदर होता है, एक सी जो कि ब्लड से बना होता है और वहां पर एक हार्ट होता है, वो हार्ट के ऊपर खड़ा होता है। तो हमारा लीची कहता है कि ये क्या, ये तो एक हार्ट है जो कि पंप कर रहा है और यहाँ पर एक समुद्र है और साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक टाइड आती है, एक बड़ा सा सुनामी आता है जिसके साथ एक बड़ी सी लहर उठती है और उस बड़ी सी लहर के साथ वो ब्लड जो होता है वो सीधा आकर उस हार्ट के ऊपर गिरता है, जिसके साथ हमारा लीची उस ब्लड के नीचे आ जाता है और उसके पूरे की पूरी बॉडी वहां पर ब्लड के साथ गीली हो जाती है। तो लीची वहीं पर नीचे बैठ जाता है और खांस रहा होता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ब्लड है तो मैं छतरी लेकर आता। हालांकि ये बड़ी सी वेव जो है ये यहाँ पर मेरे पर और इस हार्ट के ऊपर पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हार्ट के ऊपर पड़ रही है, यानी कि मुझे हार्ट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। लीची इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा, चलो देख लेते हैं। तो लीची फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा शांत होता है। वो कहता है कि ये क्या, ये पानी तो बहुत ज्यादा शांत है। और इसी के साथ ही वो वहां पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर टाइड आनी थी। फिर साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं और इस बार जो लहरें होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है, इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि हमारा लीची कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ऊंची है, एक माउंटेन की तरह बहुत ज्यादा ऊंची। अगर मैं इसके नीचे दब गया तो फिर तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सभी को फेस कर लिया तो फिर मैं इसे कंप्रीहेंड कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक मिल जाएगी। और वो सारी की सारी पानी की वेव जो होती है, यानी खून की वेव जो होती है, उसकी बॉडी के ऊपर आकर गिरती है। इसे हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हुरैन को दिखाते हैं कि हुरैन जो होता है वो भागता हुआ लीची के रूम की तरफ जा रहा था। जब वो जा रहा था वहीं पर साइड के ऊपर एक दीवार के ऊपर दिखाते हैं कि लड़का खड़ा होता है। वो लड़का अपने नाइफ्स को उसकी तरफ फेंकता है तो वो नाइफ उसके पाँव में आकर लगते हैं, जिसके साथ ही हुरैन जल्दी जंप करते पीछे की तरफ हटता है और कहता है कौन है वहां पर, किसने इतनी हिम्मत की मेरे पर अटैक करने की। वहां पर दीवार के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर प्राइम डिसाइपल का पर्सनल डॉग है, मेरे ऊपर भौंकने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रदर हुरैन उसे देखते पहचान जाता है और कहता है कि ब्रदर ल्यू जान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तो ल्यू जान उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर मेरे साथ आओ और आकर मुझसे बात करो, मुझे लगता है कि हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर ल्यू जान, इस वक्त मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करोगे, प्लीज मेरे लिए मुश्किल क्रिएट मत करो, मुझे एक जरूरी काम करना है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन सा जरूरी काम है। वो कहता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने ब्रदर जाओ को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया था और आज यहाँ पर मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया था, तुमने उसे बुरी तरह जख्मी किया था, इसी वजह से बदला तुमसे लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही वहाँ पर एक और डिसाइपल आ जाता है जो कि हुरैन का फेलो डिसाइपल होता है, उसका क्लासमेट होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद कहता है ब्रदर ल्यू, क्या तुम यहाँ पर हुरैन को जाने दोगे, क्योंकि इसने कहा ना कि इसे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है, तो फिर इसे यहाँ से जाने दो ताकि जाकर अपना जरूरी काम कर ले, इसे जाने दो। इस लड़के का नाम फैंग मिंग होता है और ये भी एक आउटर डिसाइपल है। तो हमारा हुरैन उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर फैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। सीनियर ब्रदर फैंग मिंग जो होता है वो ल्यू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई फाइट करनी है तो फिर मेरे साथ आकर फाइट कर लो, पर इसे यहाँ से जाने दो। इसी के साथ ही ल्यू वहाँ पर जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि फैंग मिंग टैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्पेशल हो कि तुम यहाँ पर इसे मुझसे बचा सकते हो, यहाँ पर तुम मुझे रोक सकते हो। इसी के साथ ही वो अपने नाइफ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हो, अपने नाइफ को आगे बढ़ाता है और जाकर फैंग के गले के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो, एक कचरा जो कि बाकी कचरों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं एक इनर डिसाइपल हूं और इनर डिसाइपल की स्ट्रेंथ जो होती है वो आउटर डिसाइपल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे रास्ते में आने की, जबकि वो अभी भी से कह रहा होता है ल्यू यहाँ प्लीज यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, मुझे यहाँ पर फाइट करने पर मजबूर मत करो। इसी के साथ ही लीची वहाँ पर पहुंच जाता है। लीची वहाँ पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जनाब, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दूर क्या गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए अपने रूम में क्या था, यहाँ पर तो कुछ चंपू ने आकर फाइट करना शुरू कर दी है। लीची कहता है कि पास में हमारे क्लींजिंग सेक्टर में कोई भी आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल नहीं हुआ करता था, सारे के सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे और यहाँ पर इस तरह की कोई भी डिविजन नहीं
थी। और आज देखो जरा यहाँ पर ये लड़का क्या बकवास किए जा रहा है। ये कह रहा है कि आउटर डिसेबल्स और इनर डिसेबल्स आपस में एक जैसे नहीं होते, यानी कि कल्टीवेशन में फर्क होता है। इसी वजह से तुम्हारा क्लींजिंग सेक्टर इतनी बुरी तरह से गिर चुका है कि इसे दोबारा राइज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो ल्यू उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम ही वो लड़के हो जिसका नाम लीजी है, क्या तुम प्राइम डिसेबल हो? तुम्हारा लीजी से कहता है हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ, चलो जल्दी से अब मेरे सामने अपना सर झुकाओ और अपने प्राइम डिसेबल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दो। तुम्हारे लीजी की पूरी बॉडी वहाँ पर खून के साथ कवर होती है। ये देखने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ? ब्रदर फैंग से कहता है क्या वाकई में यही हमारा प्राइम डिसेबल है? प्राइम डिसेबल का सुनने के बाद जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि आउटर डिसेबल फैंग मिंग यहाँ पर आपको ग्रीट करता है। प्राइम डिसेबल सर, आज के बाद से मैं आपको सीनियर ब्रदर कहूंगा। जबकि हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर तुमने बताया नहीं, जल्दी से बताओ कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतना ब्लड कहाँ से लगा है। जबकि ल्यू से कहता है कि ल्यू यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में इतना ज्यादा प्राउडली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है और तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी एरोगेंटली बात कर रहे हो। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? क्योंकि अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो मैं इस बात को बिल्कुल वाजे करूंगा कि हम दोनों के दरमियान में फाइट के बाद तुम्हें इस बात का अच्छा सबक मिल जाए और तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी जगह क्या है, तुम एक प्राइम डिसेबल बनने के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ हमारा लीजी कहता है कि हुरैन क्या तुम मेरे कपड़ों को साफ कर सकते हो, प्लीज मेरे कपड़ों को धो दो। तो वो कहता है हाँ ठीक है और वो अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए उसके कपड़ों को साफ कर देता है। जबकि लीजू चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को सुन भी नहीं, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि देखो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हो गए और साथ ही उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ से ल्यू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की आंख, हाँ मुझे तुमसे फाइट करनी है अभी और इसी वक्त इसी जगह के ऊपर फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बैटल बॉडी में वो एक स्नेक बन जाता है, वो एक हाफ स्नेक बन जाता है, उसके पंख भी होते हैं। ब्रदर ल्यू से कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर अपने वेपन्स को यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं करूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है मैंने यहाँ पर इसलिए अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट किया है ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में तुम्हें क्रश कर सकूं और तुम्हें बता सकूं कि तुम एक प्राइम डिसेबल बनने के लायक नहीं हो। ब्रदर फैंग उसकी बैटल बॉडी को देखता और कहता है कि ये तो गोल्डन स्केल विंग सर्पेंट है। हुरैन कहता है कि ये लड़का तो फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये क्या लगता है कि इन लोगों की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको जान से नहीं मार सकता क्योंकि ये एक फेलो डिसेबल है, लेकिन मेरी स्टिक इसको जरूर मारने की कोशिश करेगी क्योंकि इसे भी यहाँ पर एक स्नेक डीमन ही बनना था। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ आगे बढ़ता है ताकि लीजी के ऊपर अटैक कर सके। जबकि हमारा लीजी जो होता है अपने बाएं हाथ में पावर को रिलीज करता है और कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसमें ज्यादा दम है, और अपने पंच को यानी बेयर हैंड को यूज करते हुए उसको पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो उसकी तलवार और दूसरी तरफ से हमारे लीजी का मुक्का दोनों टकराते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे ल्यू की तलवार जो होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसकी तलवार टूट जाती है और इस बात से ल्यू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हुरैन कहता है कि ये क्या, इसने लास्ट नाइट यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को लेकर गया था, बुक्स को लेकर गया था, लेकिन इसने कौन सी टेक्निक को मास्टर किया होगा। जबकि यहाँ पर फैंग कहता है कि हमारे प्राइम डिसेबल सर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने पंच के साथ ही ल्यू की इम्ब्यूड की हुई तलवार को जो कि उसने की के साथ इम्ब्यूड की हुई थी उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। सभी लोगों ने मुझे ये कहा था कि इसके पास कॉमन फिजिक है, ठीक है, मोर्टल फिजिक है और इसके पास मोर्टल व्हील है और मोर्टल फेट है, लेकिन इसके पास तो यहाँ मोर्टल बॉडी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि इसे देखकर लगता है कि इसके पास जो बॉडी है वो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है ये हेल्थ सप्रेसिंग इमॉर्टल बॉडी है, यानी हेल्थ सप्रेसिंग इमॉर्टल बॉडी एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। अगर इसने इसको फुली मास्टर कर लिया हुआ तो फिर तो मेरे इसके सामने टिकने के चांसेस नहीं है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर के पास उनका एक स्पेशल डिसेबल होता है जो कि प्राइम डिसेबल बनने के लिए कैंडिडेट था, उसका नाम जियान जीन होता है। तो वो उसे कहते हैं कि जियान जीन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर पहुंची। तो वो उनसे कहता है कि मास्टर मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया है। लीजिए एक जूनियर डिसेबल हुरैन को अपने साथ लेकर हमारी लाइब्रेरी में गया था, नेशनल ट्रेजर लाइब्रेरी में गया था, जहाँ पर से वो अपने लिए काफी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेकर आया था। तकरीबन 108 मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेकर आया था, लेकिन वो सारी की सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की बुक्स थी। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, क्या है वो इतनी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स का कराएगा, क्या इतनी सारी बुक्स का उससे क्या फायदा होगा। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने जो बुक्स ली थी उन बुक्स के अंदर एक बुक थी जिसका नाम रिवॉल्विंग मून लॉ है। बात सुनने के बाद सेकंड एल्डर उसे कहते हैं ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इसी के साथ ही मास्टर उसे कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके साथ एक और बुक थी जिसको कुन पेंग्स माइनर 6 फॉर्म कहते हैं। तो वो उस बुक को भी अपने साथ लेकर आया था और मास्टर उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो अपने कप को नीचे रखते हैं और कहते हैं रिवॉल्विंग मून लॉ ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जिसको यूज करने के बाद इसका यूजर जो होता है वो अपनी पावर को और अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद वो वहां पर बिल्कुल एक सूखे हुए तिनके की तरह गिर जाएगा क्योंकि ये टेक्निक फॉरबिडन टेक्निक है। लगता है कि ये लड़का हमारे सामने जो एरोगेंटली बात कर रहा था इसके पास सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी छोड़ता है। तो जियान जिन उसे कहता है कि मास्टर आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस लड़के के पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस बात का एक और भी डर है और वो डर ये है कि वो अपने साथ कुन पेंग्स -6 फॉर्म लेकर गया है जो कि एंट्री लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक
टेक्निक है, लेकिन अगर आप उस एंट्री लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को पढ़ना स्टार्ट करते हो और इसको जो 6 वेरिएंट तक अगर आप मास्टर कर लेते हो, उसको पढ़कर आप उसको समझकर 6 लेवल तक उस वेरिएंट तक मास्टर कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बन सकती है, क्योंकि वो एक एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि वो लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उस लड़के को क्या लगता है कि वो रिवॉल्विंग अराउंड द मून और साथ में ये वाली कुन-पैंग की टेक्निक दोनों को मिलाकर बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मास्टर कर सकता है, क्योंकि कुन-पैंग की टेक्निक जो है ये एम्परर ग्रेड की टेक्निक है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सेक्टर में किसी भी डिसाइपल ने अभी तक कुन-पैंग की इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया, क्योंकि इसको मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से किसी ने इस टेक्निक को मास्टर भी नहीं किया और ना ही कभी इस टेक्निक को दोबारा किसी ने देखा भी है। इस सेक्टर में तुम्हें कोई भी ऐसा यूजर नहीं दिखाई देगा जिसके पास कुन-पैंग की ये वाली 6 वेरिएंट की टेक्निक हो। इसी के साथ ही मास्टरों से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर हमेशा से प्राइम डिसाइपल तुम्हें बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जगह के ऊपर वो लड़का आकर बैठ गया। तो इसी के साथ ही जान जिन उनसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं प्राइम डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। इसके साथ ही सेकंड एल्डर से कहते हैं मुझे ये बताओ क्या लिू जान को तुमने वहां पर भेजा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कोई वहां पर फाइट कर रहा है। तो वो कहता हाँ मैंने उसे वहां पर भेजा था ताकि वो जाकर उसे फाइट करे और देखे कि उस लड़के के पास क्या क्या है। सेकंड एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो लड़का यानी लिू जान जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार न डाले। मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को बस हराना है, उस लड़के को बुरी तरह से हराना और उसके बाद तुम वहां पर जाना और जाकर लीजी के साथ सिंपैथी जताना और उसे कहना लिू जान से यहाँ पर एक गलती हो गया और दोनों के दरमियान में वहां पर एक समझौता करवाकर उन दोनों का राजीनामा करवा देना। तो वो कहता है ठीक है मास्टर बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा लीजी जो था वो अपनी बॉडी के अंदर से हेल्थ सप्रेसिंग पावर को रिलीज कर रहा था और दूसरी तरफ से लिू जान उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर किसी क्रुकड टैक मेथड को यूज किया, यानी किसी चीटिंग मेथड को यूज करते हुए यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, लेकिन ये टेक्निक रियल नहीं है। लीजी उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरी ये टेक्निक बिल्कुल भी रियल नहीं है, और साथ ही वो अपनी टेक्निक की तरफ भी देख रहा होता है, उसका हाथ वाकई में वहां पर चमक रहा होता है। हुरैन को इस बारे में नहीं पता होता। हुरैन कहता है कि ब्रदर फैंग क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि उसके बाजू के साथ क्या हुआ? तो ब्रदर फैंग से कहता है कि इसको हेल्थ सप्रेसिंग इमोर्टल फिजिक कहते हैं। ये बाकी के सभी इमोर्टल फिजिक्स में से काफी स्पेशल इमोर्टल फिजिक्स है। बॉडी में होता क्या है कि आसपास की जितनी भी क्योटिक और हिमल एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती रहती है। जब वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो आपकी बॉडी को वो टेम्पर कर सकती है। स्पेशल फिजिक की एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि जब भी आप यहाँ पर रेस्ट की हालत में खड़े हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी एंटर होती रहेगी और ये एनर्जी अपने आप आपको कल्टीवेशन देती रहेगी। अगर आप कल्टीवेट ना भी करें तब भी आपकी बॉडी कल्टीवेट करती रहेगी। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। तो मान लीजिए कहता है कि मैंने इस टेक्निक को अभी मास्टर किया है, जिसकी वजह से मुझे अभी इसको ठीक से यूज करना नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव तौर पर यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑफेंसिव तौर पर इसे यूज करने में भी काफी ज्यादा देरी लगेगी। लगता नहीं है कि मैं फिलहाल के लिए इसे यूज कर पाऊंगा। दूसरी तरफ से लिू जान उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मॉडल फिजिक है या इमोर्टल फिजिक है। कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक सबक सिखा कर रहूंगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि एक प्राइम डिसाइपल होना क्या होता है और एक आर्म डिसाइपल होना क्या होता है। इसी के साथ ही वो फिर से अपने पास से ब्लेड निकालता है और इस बार वो ब्लेड के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी को इम्ब्यूट करता है और इस बार उसकी एनर्जी जो होती है वो ब्लेड के अंदर से काफी लंबी निकली होती है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से अब रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पर दोबारा अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। तो लिू जान जल्दी से जंप करते ऊपर चला जाता है और हवा में जाने के बाद वो कहता है कि यहाँ चाहे यहाँ पर किसी भी स्पेशल फिजिक के साथ हो, यानी कि इसके पास चाहे स्पेशल मॉडल बॉडी क्यों ना हो, मेरे पास यहाँ पर पंख है, मैं उड़ सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक एडवांटेज है और साथ ही मेरे पास जो स्पेशल बॉडी है यानी कि मेरे अपने जो स्केल है ये भी इतने ज्यादा हार्ड है कि उसकी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी की तरह ये मुझे सपोर्ट करेंगे। वो वहाँ पर अपने बारे में सोच रहा था कि उसके पास क्या कुछ है। वो सामने देखता है तो मान लीजिए वहाँ पर नीचे नहीं होता क्योंकि मान लीजिए उसके सामने ऊपर होता है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसे ही वहाँ पर ऊपर की तरफ देखता है तो मान लीजिए उसे आकर एक पंच मारता है, लेकिन पंच जो होता है वो मिस हो जाता है क्योंकि मान लीजिए अभी तक अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ, इसी वजह से वो पंच मिस हो जाता है और लिू जो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। लीजी कहता है कि मैंने यहाँ पर अटैक को मिस कर दिया है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसे और ज्यादा पंचेस मारने होंगे तब जाकर मेरा निशाना पकेगा। तो लिू जान को यहाँ पर जो ज्यादा बड़ा झटका लगता है वो ये होता है कि मान लीजी ऊपर उड़ कैसे रहा। वो उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर उड़ कैसे रहे हो। तो मान लीजी की बॉडी के इर्द गिर्द दिखाते हैं कि वहाँ पर 2 पंख होते हैं, उसके पास पंख होते हैं जो कि उसी की एनर्जी के साथ बने होते हैं, उसकी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी के अंदर से निकले होते हैं। उसे कहता है क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ पर उड़ सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है? हुरैन कहता है कि मेरे सीनियर ब्रदर के पास ये पंख कहाँ से आ गए? कल तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था और आज यहाँ पर इसके पास पंख भी हैं। फैंग कहता है कि सीनियर डिसाइपल तो बाकी में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। फाइट फिर से कंटिन्यू होती है और लिू जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो ठीक है कि तुम्हारे पास यहाँ पर पंख भी आ गए, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन गैप काफी ज्यादा बड़ा है। और जब वो आगे बढ़ के उसे पंच मारने लगता है तो मान लीजिए उसके पंच को अवॉइड कर लेता है, साथ ही वो उसे पंच मारने लगता है, लेकिन उसका पंच जो होता है फिर से यहाँ पर मिस हो जाता है, वो ठीक से पंच नहीं मार पाता। इस बात से लिू जो फायदा उठाता है अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है। मान लीजिए बाजू को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही उसके प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ गिर जाता है। मान लीजिए के पीछे गिरने के बाद इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को वहाँ पर भाले में चेंज कर लेता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा रेजिलिएंट हो और अभी तक यहाँ पर हार मानने को तैयार
नहीं हो, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने और ज्यादा टिकने वाले हो, तो फिर देख लेते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। इसी के साथ ही वो अपने बाले को वहाँ पर ऊपर घुमाना शुरू करता है और कहता है कि लीजी चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक टिक सकते हो। मान लीजिए उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे पास तो काफी सारी ट्रिक्स हैं, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे पर कितनी ज्यादा ट्रिक्स को और यूज कर पाते हो। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ मान लीजी की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो बड़ी तेजी के साथ लीजी की तरफ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचने के बाद अपने डंडे को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो मान लीजी नीचे गिर जाता है, अपने बाजू को ऊपर करता है, अटैक को ब्लॉक करता है। तो ग्राउंड के ऊपर गिरने की वजह से मान लीजी के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ ही ल्यूशो वापस से ऊपर हवा में चला जाता है। तो मान लीजी कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे लगता है कि साहेल सप्रेसिंग इमॉर्टल फिजिक जो है इसको अच्छे से भी मास्टर नहीं किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इससे मार खा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर फाइट में सीरियस हुआ तो ये बेचारा डिसेबल मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इसी के साथ ही ल्यूशो फिर से अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो डायरेक्ट उसके ऊपर आकर अपनी तलवार से अटैक करने वाला है, जबकि वो दोनों जूनियर ब्रदर्स जो होते हैं चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ब्रदर लीजी अपना ध्यान रखो, वो आ रहा है। लीजी ने अपनी कमर के साथ अपना डंडा बांध रखा था, उसका डंडा हिलना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, उसका डंडा सांपू को देखने के बाद अपने आप उनकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और सांपू को मार डालता है। तो मान लीजी कहता है कि मैं इसको और ज्यादा रोक कर नहीं रख सकता, मुझे इसे रोक कर रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर इस डिसाइपल को मार डाले जो कि मेरा ही अपनी सेक्टर का फेलो डिसाइपल है। इसी के साथ ही ल्यूजान वहाँ पर नीचे उतरता है। जैसे ही वहाँ पर नीचे उतरता है अपनी तलवार लेकर मान लीजी के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही मान लीजी अपनी छड़ी को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल करते हुए साइड के ऊपर से घुमाते हुए उसके सर के ऊपर दे मारता है। जब वो अपनी छड़ी के साथ उसके सर के ऊपर मारता है, इसी के साथ ही वहीं पर नीचे गिर जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक, छड़ी के एक ही अटैक के साथ वो ल्यूजान को वहाँ पर हरा देता है। उसको वहाँ पर हराने के बाद मान लीजी सोच रहा था शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपनी छड़ी की पावर्स को कंट्रोल कर लिया, वरना यह लड़का यहाँ पर मर चुका होता। फिर साथ ही उसे कहता प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ कि ये फाइट बहुत ज्यादा अनफेयर थी। साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। टैंग भी उसे कहता है कि हाँ तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। तो उसी वक्त जियानजिन भी वहां पर पहुंच जाता है। जियानजिन ने ये आखिरी मूव यहाँ पर देखा होता है, वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जितना मुझे इस लड़के के बारे में बताया था, इसके बारे में जो कुछ बताया गया था वो सब कुछ गलत था, सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पर अलग है। यानी कि मैंने इसके बारे में सुना था कि इसके पास एक स्टिक है और इसके पास मॉर्टल फिजिक है, लेकिन अब यहाँ पर इसके पास हेल्थ सप्रेसिंग फिजिक है। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसके पास पंख भी है, यानी कि ये उड़ सकता है। इसने फ्लाइंग मार्शल आर्ट्स टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। इस तरह की टेक्निक्स जो कि एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है, ये दोनों टेक्निक्स इसे कहाँ से मिली होंगी, हमारी लाइब्रेरी से ये दोनों टेक्निक्स तो नहीं मिल सकती। साथ ही वो कहता है लेकिन ये वहां से रिवॉल्विंग मून ला और साथ में कुनपेंग्स -6 फॉर्म लेकर आया था, क्या उनके साथ यहाँ पर ये वाली टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता है, ये वाली टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन टेक्निक्स के साथ इस जैसा एक छोटा बच्चा ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर ये सोचा है कि जो उन दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा। हाँ ये बात वाकई में सच है, ये उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर यही देखने के लिए आया हूँ क्योंकि जब इस लड़के ने यहाँ पर अपने पंखों को रिलीज किया तो उस वक्त इसकी बॉडी के अंदर से इमर्स की पावर निकली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर चला देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने जो भी यहाँ पर सोचा है ये वाकई में वही है, ये वाकई में कुनपेंग्स बैटल इंटेंट है। ये कुनपेंग बैटल इंटेंट को यूज करते हुए यहाँ पर अपने आप को हवा में उड़ा रहा था। तो जियानजिन उसे कहता है लेकिन मास्टर मैंने कभी इस टेक्निक के बारे में क्यों नहीं सुना। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं क्योंकि तुमने इस टेक्निक के बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम लोगों ने इस टेक्निक को सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को भी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। इस टेक्निक को कुनपेंग 6 वेरिएंट कहते हैं। और इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर लॉ एनफोर्समेंट सोल्जर से कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट के सोल्जर जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर सेकंड एल्डर होने के नाते तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि जाकर इस लड़के लीजी को अरेस्ट कर लो। और वो सभी गार्ड्स होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं लीजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सभी लोग अब कहाँ से आ गए, ये सभी लोग इन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, ये सभी लोग लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड से हैं। हुरैन कहता है कि सीनियर ब्रदर लीजी मुझे बताओ कि इस बार तुमने क्या गलत किया है, यहाँ पर इतने सारे लोग हमें पकड़ने के लिए क्यों आए हैं। तो फ्रैंक कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तो ल्यूजान ने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए इतने ज्यादा गार्ड्स क्यों आए हैं। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये तो वही बता सकता है जो इन सभी को यहाँ पर लेकर आया है। तो वो कहता है कि एल्डर बताएं कि अब यहाँ पर हम मेरे पर कौन सा इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो इसी के साथ सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि प्राइम डिसाइपल लीजी मुझे यहाँ पर इस बात का शक तो तुम्हारे पर पहले से था कि तुम यहाँ पर डीमन सेक्टर के साथ मिले हुए हो। मुझे आज ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गया कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम डीमन सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पर हमारे पास मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहे हो, यहाँ पर हमारे सेक्टर के एम्परर ग्रेड की टेक्निक को चोरी किया है। जैसे अब यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अपने लोगों से कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो। उसके बाद लीजी को वहाँ पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे पैलेस में लाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम एल्डर कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। तो वहां पर आने के बाद सेकंड एल्डर अभी भी उसके ऊपर एक इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये एक स्पाई है डीमन सेक्टर का। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि लड़के जब तुम यहाँ पर आए थे हमारे सेक्टर में एंटर हुए थे, उसके बाद से एक दिन भी यहाँ पर हमने शांति से नहीं गुजारा। जब से तुम हमारे सेक्टर में आए कोई ना कोई हंगामा होया रहता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि सुप्रीम एल्डर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी यहाँ पर सेकंड एल्डर की बातों के ऊपर भरोसा हो गया, आप यहाँ पर ये मानते हैं कि मैं डीमन सेक्टर का एक स्पाई हूँ। तो सुप्रीम एल्डर
एल्डर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस वक्त अदालत में खड़े हो, जहाँ पर इस वक्त जो भी फैसला हम सुनाएंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और बाकी के सभी एल्डर्स भी वहीं पर खामोश हो जाते हैं। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि अब खामोश हो जाओ, जहाँ पर तुम्हारे इल्जाम बताए जाएंगे कि तुम्हारे पर क्या इल्जाम है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि मेरे जितने फेलो एल्डर्स यहाँ पर बैठे हुए, मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़का डीमन सेक्टर की तरफ से एक स्पाई है, ये यहाँ पर स्पाई का काम करने के लिए आया है, ये एक जासूस है जो कि यहाँ पर से हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़के को इंटेरोगेट किया जाए, वो भी टॉर्चर के साथ, ताकि यहाँ पर अपनी सारे के सारे राज उगल दे, ये भी बता दे कि आयुष कहाँ से आया है और इसने यहाँ पर हमारी कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चोरी किया है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि सेकंड एल्डर, आपके पास यहाँ पर इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ भी है क्या? आपके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि आपने मेरे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, मुझे यहाँ पर सबूत चाहिए होगा। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि आज यहाँ पर फाइट के दौरान जब तुम एक लड़के ल्यूजान के साथ फाइट कर रहे थे, उस वक्त तुमने अपने पंखों को रिलीज किया था। वो हमारे सेक्टर की एक एम्प्रोग्रेड की टेक्निक है जिसको कुनपेंग्स बैटल इंटेंट कहते हैं, कि हमारे सेक्टर की एक स्पेशल टेक्निक कुनपेंग 6 वेरिएंट से आती है। तुम्हारे पास वो टेक्निक कहाँ से आ गई, जबकि किसी भी डिसाइपल के पास ये वाली टेक्निक नहीं है और किसी भी डिसाइपल को ये वाली टेक्निक नहीं सिखाई गई। पिछली बार जब मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया था, उस वक्त मैं इस इल्जाम को साबित नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं इसको साबित कर सकता हूँ, क्योंकि डीमन सेक्टर के लोग हमेशा यहाँ पर हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को लेना चाहते थे। और अब जबकि उनके पास एक वजह भी है, क्योंकि तुमने यहाँ पर से हमारी एम्पर ग्रेड की टेक्निक को चोरी कर लिया है, तो इसका मतलब यही है कि तुम उन्हीं के एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कैसे किया, हो सकता है कि डीमन किंग ने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को सप्रेस कर दिया हो और तुम्हें यहाँ पर भेज दिया हो, ताकि तुम यहाँ पर एक आम बिना कल्टीवेशन वाले बंदे बनकर आ जाओ और उसके बाद हमारे अंदर घुल मिलकर तुम यहाँ पर से टेक्निक्स चोरी करके उनके पास वापस ले जाओ, जिसके बाद वो लोग हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये बात भी इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर हमारे पास सीक्रेट टेक्निक को चोरी किया, क्योंकि तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में गए थे और वहाँ पर से बहुत सारी बुक्स लेकर आए थे। उन्हीं बुक्स के अंदर तुमने हमारी वेरिएंट वाली टेक्निक को भी चोरी किया था और उन्हीं बुक्स के अंदर वो टेक्निक थी। इसी वजह से जब तुमने वापस आने के बाद घर में आकर उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, तुमने बाकी की सारी बुक्स को वहीं पर जला दिया ताकि तुम सबूत मिटा सको। लेकिन हमें वहां पर एशेस मिली हैं और हमें ये भी पता है कि तुम वहां पर से बुक्स लेकर गए थे, तो हमारे पास यहाँ पर इस बात का सबूत भी है। प्लान तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन तुम यहाँ पर एक गलती कर गए। वो गलती ये थी कि तुमने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपनी बैटल इंटेंट को शो करवा दिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पकड़े गए हो। अगर तुम वहाँ पर अपनी बैटल इंटेंट को शो नहीं करवाते तो तुम कभी भी यहाँ पर पकड़े नहीं जाते। तो मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है कि एल्डर कॉन्ग आपका दिमाग खराब हो गया, आपकी बातों में यहाँ पर कोई भी दम नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई यहाँ पर आपकी बातों के ऊपर विश्वास करेगा? मुझे लगता है कि आप बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस किए जा रहे हैं। ये बताएं कि आप यहाँ पर कुनपेंग 6 वेरिएंट की कंप्रीहेंशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ये टेक्निक कहाँ से सीख ली? क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में इस टेक्निक को मास्टर किया जा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी नॉर्मल फॉर्म से? आपके पास जो बुक्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म की, और आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म को सीखते सीखते यहाँ पर उसके 6 वेरिएंट को, जो कि एम्परर ग्रेड की टेक्निक है, उसको मास्टर कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा? तुम यहाँ पर अभी भी हमारे सामने अपने आप को जीनियस कह रहे हो। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, वो अपने लोगों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर ये क्या बात हुई, आप यहाँ पर इसको छोड़ क्यों रहे हैं? तो वो उसे कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके साथ तुम इस लड़के को यहाँ पर ब्लेम दे सको कि ये कोई जासूस है, क्योंकि उस टेक्निक को मास्टर करना किसी भी आम लड़के के बस की बात नहीं है। ये एक जीनियस है जिसने यहाँ पर उस टेक्निक को असल में मास्टर किया है। लीशी को छोड़ने के बाद ली से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आपस में एक बैट लगा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा नाखुश हो कि मैं यहाँ पर एक जासूस साबित नहीं हो पाया, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा ले। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊंगा? तो लीशी उसे कहता है कि जरा सुन तो लो। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगा कि तुम क्या शर्त लगाने वाले हो। तो लीशी उनसे कहता है कि मैं पूरे 1 महीने के लिए अपने कुछ डिसाइपल्स को ट्रेन करूंगा और उन डिसाइपल्स में से 3 डिसाइपल्स ऐसे होंगे जिनको मैं फाइट करने के लिए आगे भेजूंगा। मेरे 3 डिसाइपल्स जो कि आउटर डिसाइपल्स में से होंगे, वो 3 डिसाइपल्स सेकंड एल्डर के एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करेंगे जो कि इनर सेक्टर से होंगे। अगर मैं यहाँ पर शर्त जीता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ सीख पा रहा हूँ, उसे सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मास्टर कर पा रहा हूँ और मैंने उन डिसाइपल्स को अच्छे से सिखाया है। अगर यहाँ पर मैं शर्त को हार जाता हूँ तो आपके मुताबिक आप मेरे साथ जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे सेक्टर से निकालना तो सेक्टर से निकाल सकते हैं, अगर जान से मारना चाहे तो जान से मार सकते हैं। लेकिन एल्डर उसे कहता है कि तुम डीमन गेट की तरफ से भेजे हुए एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर हमारे सेक्टर की इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है और तुम यहाँ पर से एलीट डिसाइपल्स को चूज करोगे। एलीट डिसाइपल्स को चूज करने के बाद तुम उनसे यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स के साथ फाइट करवाओगे और तुम आसानी से इस बैट को जीत जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? तुम्हारे लीजिए उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कब कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे एलीट डिसाइपल्स को चुनूंगा? मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स में से अपने डिसाइपल्स को चूज करूंगा। मैं सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर पर्सनली 1 महीने के लिए ट्रेनिंग दूंगा और उनमें से 3 डिसाइपल्स को चूज करूंगा जो कि तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ फाइट कर सकेंगे। वजह से ये फाइट बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्वायर होने वाली है ताकि तुम में से किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। तो सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद खामोश होते हैं, जबकि सेकंड एल्डर कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? और एक और एल्डर कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया
है। क्या ये लड़का यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आउटर डिसेबल्स को एलीट डिसेबल्स के साथ फाइट करवाना चाहता है? यहाँ पर एक इनर डिसेबल जो है उसकी पावर लेवल आउटर डिसेबल से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर आउटर डिसेबल्स को एलीट डिसेबल से फाइट करवाना चाहता है। दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि ये कंडीशंस लड़के ने खुद सेट की हैं, तो फिर यहाँ पर इस लड़के को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि वो इस फाइट को जीत सकता है या नहीं। मास्टर मो भी कहते हैं मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है, तो हमें यहाँ पर इस लड़के की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बैट लगा लेनी चाहिए। तो मान लीजिए सुप्रीम एल्डर से कहता है लेकिन मेरी यहाँ पर एक और शर्त है, अगर मैं यहाँ पर मैच को जीत जाता हूँ, एक आप लोग मुझे जीनियस मानेंगे और दूसरी शर्त ये है कि आप लोग यहाँ पर इनर सेक्टर आउटर सेक्टर दोनों के दरमियान में जो फर्क है उसको खत्म कर देंगे, यानी कि सारे का सारा एक ही सेक्टर होगा, एक ही सारी एक ही डिवीजन होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट करके रखो। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि असल में तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो, हमारे सेक्टर की डिवीजन से तुम्हें क्या मसला है। एल्डर लीजी से कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि तुम्हें इस बात से क्या मसला है, क्योंकि आउटर डिसेबल्स उन सभी की क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, इसी वजह से वो लोग आउटर डिसेबल्स हैं और इनर डिसेबल्स इनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, उन्हें इनर डिसेबल बनाते हैं और इन्हें अंदर रखते हैं। लीजी से कहता है कि अब बस भी करे, जब हमारे सेक्टर को यहाँ पर बनाया गया था उस वक्त ना तो कोई इनर था ना कोई आउटर था, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्स हुआ करते थे और सभी को यहाँ पर इक्वल चांस मिला करता था कल्टीवेट करने के लिए, सभी को यहाँ पर इक्वल रिसोर्सेज मिलते थे। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इस रूल को खत्म करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर सभी के साथ फेयर एंड स्क्वायर चल सके। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़की की बात वाकई में सच है कि पास में हमारा सेक्टर जो है यहाँ पर इनर और आउटर सेक्टर नहीं हुआ, आउटर डिसेबल्स का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्टर डिक्लाइन में चला गया। एंसेस्टर्स के जाने के बाद सेक्टर के डिक्लाइन में जाने के बाद रिसोर्सेज की कमी हो गई, इसी वजह से हमने यहाँ पर सिस्टम को एक्टिवेट किया ताकि यहाँ पर जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट रिसोर्सेज मिल सके और आउटर डिसेबल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए जब इनर सर्कल में पहुंचेंगे तो उन्हें भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो मान लीजिए से कहता है कि मेरे यहाँ पर शर्त लगाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि मैं यहाँ पर साबित करना चाहता हूँ कि कोई आउटर डिसेबल नहीं होता, आउटर डिसेबल्स भी अगर यहाँ पर मेहनत करें उनको अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएं तो वो लोग भी यहाँ पर इनर डिसेबल्स के मुकाबले में आ सकते हैं। सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर सेक्टर को रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। वो एल्डर हॉन्ग से कहते हैं कि एल्डर हॉन्ग तुम बताओ क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है, क्या तुम ये शर्त लगाने को तैयार हो? तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूँ। जबकि लीजी ने पर्सनली कहा है कि वो यहाँ पर अपने 3 डिसेबल्स जो कि आउटर डिसेबल्स होंगे उनको मेरे एलीट डिसेबल से फाइट करवाना चाहते हैं। तो उसका मतलब यह है कि मैं श्योरली यहाँ पर जीतने वाला हूँ, यहाँ पर इस बात को साबित करूंगा कि ये एक जासूस है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं ठीक है, मैं यहाँ पर इस शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में स्टोन वॉशिंग केव का दिखाया जाता है। स्टोन वॉशिंग केव के बाहर दिखाते हैं कि आउटर डिसेबल्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एक मास्टर जिसका नाम जाओ होता है वहाँ पर उसको उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो हमारा हुरैन जो होता है वो लीजी को लेकर वहाँ पर पहुंचता है। तो हमारा हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि आउटर डिसेबल्स और इनर डिसेबल्स के दरमियान में कल्टीवेशन का कितना बड़ा गैप होता है? हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर आउटर डिसेबल्स जो है ये इनर डिसेबल्स को हरा सकते हैं। तुम यहाँ पर शर्त को हारने वाले हो, तुम्हें सोच समझ कर शर्त लगानी चाहिए थी। इसके साथ ही एल्डर्स वहाँ पर पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं डिसेबल्स यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। लीजी उसे देखता है और कहता है कि अब ये बंदा कौन है? तो कहा था कि तुम्हारा मास्टर मो है, अगर तुम्हारे मास्टर मो है तो फिर ये बंदा यहाँ पर क्यों है? तो हुरैन उसे कहता है कि हाँ अगर मास्टर मो हमारे मास्टर होते तो फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। ये हमारे मास्टर नहीं है बल्कि ये वो एल्डर है जो कि हमारे इंचार्ज हैं, इनका नाम जाओ जैन हाई है। सेकंड एल्डर जैन हाई के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसके वफादार है, ये सेकंड एल्डर के वफादार है, ये उनके लिए बिल्कुल एक कुत्ते का काम करते हैं, उनकी तरह बहुत ज्यादा वफादार है। यहाँ पर आउटर डिसेबल्स में बेस्ट टैलेंट दिखाई देता है, वो बेस्ट टैलेंट को जाकर सेकंड एल्डर को रिकमेंड करते हैं ताकि सेकंड एल्डर अपने डिसेबल्स की लिस्ट में उसको शामिल कर सके और इस तरह उनके पास जितने भी डिसेबल्स हैं वो सारे के सारे एलीट हैं। लीजी हुरैन की बात सुनने के बाद कहता है जरा देखो तो सही सेकंड एल्डर को, सेकंड एल्डर हमेशा ही यहाँ पर जितने भी आउटर डिसेबल्स हैं उन सभी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने यहाँ पर अपना एक वॉच डॉग छोड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर इनको स्क्रीन करता है और इनमें से जो बेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर से उठा लिया जाता है। लीजी आगे बढ़ता है मास्टर जैन हाई से कहता है कि मास्टर जू जैन हाई, मुझे लगता है कि आपको इस बैट के बारे में कुछ भी नहीं पता जो बैट मैंने सेकंड एल्डर के साथ लगाई है, या फिर आप उस बारे में जानते हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मुझे उस बैट के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लीजी उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर पूरे एक महीने के लिए आउटर डिसेबल्स को मैं ट्रेन करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर पूरे एक महीने की छुट्टी मिल गई, तुम यहाँ से जा सकते हो। साथ ही वो अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है। तो एल्डर से कहते हैं कि यार तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम इन डिसेबल्स को ट्रेन कर सकते हो? इसी के साथ ही वहाँ लीजी अपनी मुट्ठी को वहाँ पर बंद करता है, सॉरी हाथ को दबाता है। जब वो हाथ को दबाता है तो इसी के साथ ही मास्टर जैन हाई वहीं पर नीचे अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं इस लड़के की बॉडी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से निकल रहा है, इसने अपने हाथ के साथ ही मुझे यहाँ पर घुटनों के बल ला दिया। लीजी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा ना कि एक महीने के लिए तुम्हें छुट्टी है, डिसेबल्स को मैं यहाँ पर ट्रेन करने वाला हूँ, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। एल्डर जैन उसे कहते हैं नहीं मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, प्लीज मेरे कंधे के ऊपर से अपना हाथ उठाओ। और बाकी के सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो ब्रदर फैंग के साथ एक लड़का होता है, वो कहता है कि ये लड़का कौन है जिसने बड़ी आसानी के साथ मास्टर जाओ को एक ही हाथ के साथ नीचे घुटनों पर ला दिया। तो फैंग उसे कहता है कि ये हमारा प्राइम डिसेबल
डिसाइपल है, प्राइम डिसाइपल, इसका नाम लीजी है। लगता है कि एल्डर जाओ की जगह पर पूरे 1 महीने के लिए यही लड़का हमें ट्रेनिंग देने वाला है, इसने एल्डर जाओ की जगह ली है। इसी के साथ एल्डर जाओ को दिखाते हैं कि वहाँ पर से भागते हुए जा रहे होते हैं। तुम्हारा लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि ग्रीटिंग्स, मैं तुम्हारा प्राइम डिसाइपल हूं, मेरा नाम लीजी है। इसके बाद से तुम लोग मुझे यहाँ पर सीनियर ब्रदर भी कह सकते हो। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, यहाँ पर तुम सभी लोगों को टीच करने के लिए आया हूँ। तुम सभी आउटर डिसाइपल्स को पूरे 1 महीने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाला हूँ। पहले कि हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि तुम में से कोई यहाँ पर मुझसे सवाल तो नहीं पूछना चाहता, क्योंकि अगर कोई मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहता तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मास्टर जैन हाई की ट्रेनिंग और उसकी टीचिंग से खुश हो? मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग से ये कह सकते हो कि वो वाकई में तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है? मेरे यहाँ पर तुम्हारे पास आने की वजह यही है कि मैं यहाँ पर पूरे 1 महीने में सब कुछ चेंज कर दूंगा। 1 महीने के बाद तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम इनर डिसाइपल से फाइट करने के लायक हो जाओगे। तो सिर्फ 1 महीने में हमें यहाँ पर अपनी शर्त को जीतना है, जो कि मैंने सेकंड एल्डर होंग के साथ लगाई हुई है। 1 महीने के बाद जब हम लोग इस शर्त को जीत जाएंगे, हमारे सेक्टर में ना तो इनर डिसाइपल्स होंगे ना तो आउटर डिसाइपल्स होंगे, सारे के सारे डिसाइपल्स ही होंगे। यहाँ पर तुम सभी लोगों को भी कोटा में से रिसोर्सेज मिलेंगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरी टीचिंग को एक्सेप्ट करना होगा, जो भी मैं तुम सभी लोगों से कहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फैंग उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तैयार हूँ। जबकि बाकी के सभी लोग खामोश होते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है, क्या हुआ, क्या तुम सभी लोग मुझसे टीचिंग नहीं लेना चाहते? तुम सभी लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? के साथ एक लड़की वहाँ पर से निकलती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं, मुझे ये तो बताओ कि 1 महीने में हम लोग यहाँ पर इस तरह कैसे ट्रेन हो सकते हैं कि हम लोग इनर डिसाइपल्स के बराबर आ जाएं? 1 महीने में आप यहाँ पर हमारे जैसे कमजोर लोगों को इस लायक कैसे बना सकते हैं? आपको लगता है कि हम लोग सेकंड एल्डर के एलीट डिसाइपल्स को हराने के काबिल हो जाएंगे? मान लीजिए से कहता है कि तुम्हारा सवाल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर यह भी तो देखना चाहिए कि मैं तुम्हें किस तरीके से सिखाने वाला हूँ। अपना डंडा निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। ऐसा सिखाऊंगा कि तुम लोग 1 महीने में इतने ज्यादा ट्रेन हो जाओगे कि इनर डिसाइपल्स हो क्या एलीट डिसाइपल्स भी तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। और मान लीजिए अब इन सभी लोगों को अपने डंडे से पीटने वाला है। उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे सीनियर ब्रदर लीजी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटोर है, यानी कि तुम्हें बहुत ही सख्ती के साथ पढ़ाने वाले हैं। तुम्हारा लीजी से कहता है कि हुई रैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर तुम भी उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मुझसे ट्रेनिंग लेने वाले हो। तो चिल्लाकर कहता है, क्या क्या मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर पहले से ट्रेन हूँ। तुम्हारा लीजी कहता है कि जाओ जाकर वहाँ पर खड़े हो जाओ। और उसके बाद वहाँ पर सूरज ढलने का सीन दिखाते हैं कि सूरज ढलने के बाद हमारा लीजी कहता है, चलो ये सब कुछ खत्म हुआ, आज का दिन खत्म हुआ, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, कब सुबह सुबह हम लोग दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। और जैसे हमारा लीजी वहाँ पर जा रहा था, दिखाते हैं कि वो सारे के सारे डिसाइपल ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। हमारे लीजी ने सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से अपनी छड़ी के साथ पीटा होता है, और किसी की आंखें सूजी होती है, किसी का मुंह सूजा होता है। हुरैन कहता है, मेडिकल स्क्वाड कहाँ पर है? हमें यहाँ पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तुम्हारा लीजी कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से यहाँ पर मेडिकल स्क्वाड के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, और यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्क्वाड के लोग आ चुके हैं। वो सभी लोग तुम्हारे वुंड्स को यहाँ पर ट्रीट करेंगे, और ये सारे के सारे वुंड्स तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और कल सुबह तक ये सारे ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल स्क्वाड के लोग भी कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे। और जाकर वो एक एक को जाकर ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि परेशान मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी जख्म है, और ये बहुत ही जल्दी खील हो जाएंगे, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्रदर हुरैन कहता है कि मुझसे तो अब यहाँ पर चला भी नहीं जाएगा, मेरी तो टांगे भी दर्द कर रही है, क्योंकि मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो उसके पास जो नर्स आता है वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा जख्म नहीं है। ये जो कुछ भी है, यानी कि तुम चल नहीं रहे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैटीग की वजह से, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, इसी वजह से तुम रात को रेस्ट करोगे तो सुबह तक दोबारा से चलने लग जाओगे। लीजियन से कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना, डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग दोबारा कल शुरू कर सकते हैं, तो तुम सभी लोगों को कल दोबारा इसी टाइम पर यहाँ पर आना होगा। अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, पूरे 1 महीने के लिए तुम लोगों की यही रूटीन चलने वाली है। पूरा दिन तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, जबकि रात के वक्त तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट लोगे, डॉक्टर्स ट्रीट करेंगे, और उसके बाद अगले दिन सुबह तुम्हें फिर से यहाँ पर आना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी मार से बचना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, ताकि तुम यहाँ पर मेरी मार से बच सको, वरना तुम्हारे साथ इसी तरह होता रहेगा। वो लड़की कहती है कि पूरे 1 महीने के लिए लगता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हैं, जबकि मेरा फैंग कहता है कि मैं अपनी मॉम डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लगता है कि बहुत ही जल्दी उनके पास जाने वाला हूँ। यही बार से नेक्स्ट सीन में सुप्रीम एल्डर के रूम का दिखाया जाता है। सुप्रीम एल्डर अपने रूम में बैठे होते हैं। हमारा लीजी उसी वक्त अंदर आता है, दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो वो कहते हैं, हाँ अंदर आ जाओ। तो हमारा लीजी जब अंदर आता है तो उसे कहते हैं कि लीजी मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपने डिसाइपल्स को जाकर टीच करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारी फाइट होने वाली है, और मेरे चैम्बर में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा लीजी से कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ? तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या सवाल पूछोगे, तुम सेकंड एल्डर के रिलेटेड ही यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आए होगे। तो लीजी से कहता है, हाँ मैं उसी के रिलेटेड ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैं सेक्टर में आया था तब वो मेरी काफी
काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तब वो इस तरह से मुझसे जेलस नहीं थे और ना ही मुझे यहाँ पर से निकलवाना चाहते थे। अचानक से उनको क्या हो गया, अचानक से वो बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। वो तो यहाँ पर मेरे पर काफी सारे इल्जाम लगा रहे हैं ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आपको इसकी वजह के बारे में पता है? तो वो कहते हैं हाँ मुझे इसकी वजह के बारे में पता है। साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक चीज के बारे में पता है लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तो मान लीजिए गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुढ़े आदमी बस मुझे बताओ क्या वजह क्या है। एल्डर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझसे पहले यहाँ पर सेक्टर का लीडर कौन था? मुझसे पहले सेक्टर का सेक्टर लीडर जो था वो मास्टर होंग थे, यानी कि सेकंड एल्डर सेक्टर लीडर हुआ करते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर सेक्टर लीडर थे तब वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। वो कभी भी डिसाइपल्स के साथ फेयर एंड स्क्वायर बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसाइपल्स को यहाँ पर जान से मार दिया करते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर उनको सबक सिखाना पड़ा। मैं उस वक्त सेकंड एल्डर हुआ करता था। हम दोनों में यहाँ पर फाइट हुई। उस घमासान फाइट के बाद मैंने यहाँ पर उसको हरा दिया। उसको हराने के बाद अब वो सेकंड एल्डर बन चुका है, जबकि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बन चुका हूँ और वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसके बाद उसने एक दो बार मुझसे फाइट करने की कोशिश की लेकिन वो बार बार मुझसे हार जाता। इसी वजह से अब उसने यहाँ पर ये सपना छोड़ दिया। उसने ये सपना छोड़ दिया और ये सपना छोड़ने के बाद उसने एक नया सपना पा लिया जिसमें उसका एक प्यारा डिसाइपल है जिसका नाम जियान जिन है। वो अपने प्यारे डिसाइपल जो कि एक लीड डिसाइपल है उसको तैयार कर रहा है ताकि वो उसको प्राइम डिसाइपल बना सके। लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को खत्म कर दिया था। तुम्हारे वापस आने के बाद जब तुमने कहा कि तुम एक प्राइम डिसाइपल बनना चाहते हो तो उसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। उसने यहाँ पर तुम्हें जानबूझकर प्राइम डिसाइपल बनने दिया और यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल बनने के बाद उसका असल प्लान ये था कि जब तुम प्राइम डिसाइपल बन जाओगे और हम तुम्हें वहां पर भेज देंगे ट्रायल के लिए सेक्टर में, तुम वहां पर ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि वहीं पर मारे जाओ। उसके बाद प्राइम डिसाइपल की सीट खाली हो जाएगी और वो अपने डिसाइपल को यहाँ पर यानी जियान चैन को दोबारा से प्राइम डिसाइपल बना सकते हैं और उसके बाद जाकर उनकी लड़की के साथ वो शादी कर सकता है। लेकिन असल में उनका ये सारे का सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम काफी ज्यादा बोल्ड निकले और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। जैसे आप वो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से निकलवाना चाहते हैं। लीजी कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि आखिर वो मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को प्राइम डिसाइपल बनवाना है, यानी कि वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इस मसले को हैंडल कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो सेकंड एल्डर सुप्रीम एल्डर से कहता है कि सर रुको, मुझे एक बात बताओ, वाकई में तुम डीमन सेक्टर के भेजे हुए कोई जासूस तो नहीं हो? क्योंकि सेकंड एल्डर की जो भी यहाँ पर बात किया वो सारी की सारी गलत तो नहीं थी, क्योंकि उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मुझे भी शक में डालती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सेक्टर इस वक्त मेरी देखने में, मैं यहाँ का सुप्रीम एल्डर हूँ। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी गलत काम किया, यानी कि अगर मेरे सेक्टर को धोखा देने की कोशिश की, तो फिर मैं यहाँ पर अपने हाथों के साथ तुम्हारा सर काट दूंगा। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है? ये सेक्टर हम लोगों का घर भी है और मैं अपने घर को धोखा नहीं दे सकता। और इसी के साथ मान लीजिए वहां पर से बाहर निकल आता है। तो नेक्स्ट सीन में वहां पर दिखाया जाता है जहां पर मान लीजिए अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, वहां पर बहुत ही कम सैंपल्स आए होते हैं। लीजी कहता है कि ये क्या, तुम में से काफी सारे यहाँ पर नहीं आए, कहाँ पर हैं वो सभी लोग? इनसे कहता है कि कल तुमने उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते और कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी है जो कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लीजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम में से ज्यादा लोग यहाँ पर से छोड़कर जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग ट्रेनिंग करना चाहते हो। ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। इसी के साथ ब्रदर फ्रैंक को दिखाते हैं और फिर से चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग कभी भी बैक डाउन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनकर रहेंगे। तो मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि ब्रदर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सीनियर ब्रदर, आप यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर हमारी बॉडीज को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर हमारे अंदर हौसला और हिम्मत बढ़ सके। आप हमें इसलिए मारते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और मेहनत करें और मार से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है, हाँ मेरे साथ भी यही केस है, मैं भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई हूँ। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें मारने के लिए होते, यहाँ पर तुम्हारी मार से हमें कोई फायदा नहीं होता, तो मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आती। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर हमारी वीकनेस को टारगेट करते हो। जब भी तुम हमें यहाँ पर मारते हो, तुम्हारे अटैक के दौरान तुम उस जगह के ऊपर मारते हो जो हमारी वीकनेस होती है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज को कवर कर ले तो हम लोग तुमसे मार ही नहीं खाएंगे। यहाँ पर अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। तो मान लीजिए उसे कहता है कि लड़की तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम लूजिया। और साथ ही वो सोच रही होती है, ये मुझे बार बार यहाँ पर छोटी लड़की कहता है, आखिर मैं कितनी छोटी हूँ, मैं तो इससे बड़ी हूँ। तो मान लीजिए हुरैन से पूछता है, मुझे ये बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारता हूँ, मैं किस लिए तुम्हें मारता हूँ? तो हुरैन उसे कहता है कि मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए। बस इतना पता है कि अगर तुम यहाँ पर मैं मार रहे हो तो ये हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें मार रहे हो ताकि तुम यहाँ पर मैं कुछ बना सको। तो मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। ये सभी लोग भी कहते हैं, हाँ हमें लगता है कि हम यहाँ पर तुमसे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मास्टर जाओ की ट्रेनिंग से ज्यादा बेहतर है। हालांकि हमने यहाँ पर कल बहुत ज्यादा मार खाई, लेकिन हमें काफी कुछ समझ आई है कि हम यहाँ पर अपनी वीकनेस को कैसे छुपा सकते हैं और कैसे किसी से फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस को स्किप नहीं करना चाहते, एक ना एक दिन हम लोग तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें हमारी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करते हो, हमें मारते हो, क्योंकि हम तुम यहाँ पर हमें कुछ बनाना चाहते
पाते हो। मान लीजिए कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर समझ आ गया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर और भी ज्यादा दिल लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने क्लींजिंग सेक्टर को महान बनाने वाले हैं, दोबारा से वैसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जब कभी ये ऊंचाइयों पर हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही। सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाएगा। और सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं हाँ मास्टर, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड 20 करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।